हेलो फ्रेंड्स। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की सीरीज में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबिलिया के बारे में, जो कि फाइलम सीलंट्रेटा का एक एनिमल है। ओबिलिया की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में चित्र सहित हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बायोलॉजी की आने वाली वीडियो को समय से प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं ओबिलिया का क्लासिफिकेशन। फाइलम है सीलंट्रेटा, क्लास है हाइड्रोजोआ, आर्डर है हाइड्रोइडा, फैमिली है यूकोपिडी और जीनस है ओबिलिया। इसके बाद देखते हैं कि ये रहता कहाँ पर, इसका स्वभाव एवं आवास। ओबिलिया एक स्थानबद्ध समुद्रवासी और निवही मीन्स कॉलोनियल हाइड्रॉप जंतु है। यह लैंगिक और अलैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रूपों में मिलता है। जो एसेक्सुअल रूप है वो शाखित यानी ब्रांच्ड हाइड्रॉप निवह में होता है। और ये रहता कहाँ पर है, किस प्रकार से पाया जाता है, तो यह चट्टानों, पत्थरों, जंतुओं के जो कवच होते हैं, समुद्री पौधों इत्यादि से चिपका हुआ ये रहता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को कहते हैं टेंटिकल्स, यानी कि ये धागे के समान स्पर्शक होते हैं। ये ब्रांच्ड है, देखिए ये ब्रांच्ड कॉलोनी टाइप में है, ये पूरा इसका हाइड्रॉइड कॉलोनी है। और ये जंतुओं के कवचों के ऊपर या समुद्र के किसी भी ठोस स्थान से चिपका हुआ पाया जाता है। इसके बाद ये है पेरिसेक्रल एनुली, इसी को कहते हैं परिकला वलय। ये पेरिसार्क क्यूटिकली स्तर कॉलोनी को सुरक्षित रखता है और आलंब प्रदान करने वाले बहिकंकाल की भांति कार्य करता है। इसके बाद है ये मेड्यूसा बर्ड्स, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं आपको, ये है मेड्यूसा बर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी लाइफ के लिए। इसके बाद है ये सीनोसार्क। सीनोसार्क जंतु की कोशिकीय भित्ति होती है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर इसके जनन अंग होते हैं। जो ये गोनोपोर है इसी को हम कहते हैं जनन छिद्र। जो भी इसके अंदर मेड्यूसी होती हैं वो इसी जनन छिद्र से बाहर निकल कर के समुद्र में तैरते हैं। और ये है गोनोथिका, जो कि एक कैप्सूल के समान, पुष्प पात्र कैप्सूल के समान इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये है ब्लास्टोस्टाइल, इसी ब्लास्टोस्टाइल में मेड्यूसी का निर्माण होता है, जो इसके जनन अंग कहलाते हैं। ये है हाइड्रोकेलस, जो कि इसका हाइड्रो स्तंभ है। इसके बाद देखते हैं इसका हाइड्रॉफ कॉलोनी, हाइड्रॉइड कॉलोनी। निवह में यानी कॉलोनी में दो प्रकार के जॉइंट्स होने के कारण ओबिलिया डाइमॉर्फिक होता है, और अन्य प्रकार के जॉइंट्स मेड्यूसा के निर्माण के कारण इसका कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक हो जाता है। कैसे ट्राइमॉर्फिक मीन्स, एक इसका पॉलिप हो गया, दूसरा इसका ब्लास्टोस्टाइल्स हो गया और तीसरा इसका मेड्यूसा फॉर्म हो गया। ये तीन प्रकार से इसके एक ही कॉलोनी में, एक ही ब्रांच में, एक ही कॉलोनी में ये तीनों चीजों का पाया जाना कहलाता है ट्राइमॉर्फिक। इसके बाद है जो इसका मेड्यूसा होता है वो एक देखिए घंटी के समान होता है। इसका लैंगिक रूप है मेड्यूसा, तो वो एक घंटी या छाते के समान एक मुक्त प्लावी अवस्था होती है, जिसे कहते हैं मेड्यूसा। ये देखिए मेल और फीमेल दोनों प्रकार के मेड्यूसा हैं, इस प्रकार की अवस्था को मेड्यूसा कहते हैं। इसके बाद है इसकी फिजियोलॉजी, ये गति कैसे करता है। तो ओबिलिया की जो कॉलोनी होती है वो स्थानबद्ध होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को गति नहीं करता है। फिर भी पेरिसार्क के जो छल्ले होते हैं उनमें संकीर्णन जल की धाराओं के प्रभाव में इसे कुछ झूम झूम कर गतियां करने में सहायक होते हैं। इसके बाद इसका पोषण कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, ये खाता क्या है। तो जो इसका पॉलिप या हाइड्रैंथ निवह कॉलोनी होती है वो पोषक या असनकारी जीवक, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो खाते हैं इसको। और ये अधिकतर मांसाहारी होते हैं। छोटे छोटे जो जलीय हैं, क्रस्टेशियाई हैं, निमेटोड हैं और जो अन्य प्रकार के जो कृमि हैं उनको ये खाते हैं।
तो जो इसका हाइड्रैंथ निवाय कॉलोनी है ये इसका पोषण का कार्य करता है, और जो ब्लास्टोस्टाइल है वो जनन का कार्य करता है। अलैंगिक जनन, ओबिलिया की जो कॉलोनी है वो लैंगिक जनन नहीं करता है, यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? मेड्यूसा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। बल्कि मुकुलन की विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है। इसकी हाइड्रोमूलों से नए उदग्र हाइड्रोस्तंभ फूटते हैं जो मुकुलन के द्वारा जीवकों की संख्या में वृद्धि करते हैं। ब्लास्टोस्टाइल विशिष्ट जनन जीवक यानी कि जॉइड होते हैं जो मुकुलन के द्वारा ही मेड्यूसी को बनाते हैं। यानी कि इनमें इसके जीवन में दो प्रकार की स्टेजेज होती हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरी सेक्सुअल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओबिलिया का जीवन वृत्त, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबिलिया। इसका निषेचन क्रिया या तो समुद्र के जल में होती है या जल की धाराओं द्वारा शुक्राणुओं को मादा मेड्यूसा तक ले जाया जाता है, जहां अंडे शरीर में ही निषेचित हो जाते हैं और पितृ मेड्यूसी जो होती है यो युग्मकों को मुक्त करने के फौरन बाद ही मर जाती है। चित्र में इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, इसमें से सबसे पहले इसका जो कॉलोनियल फॉर्म है ये इसका पूरा ये कॉलोनियल फॉर्म है। यहाँ पर सबसे पहले ये जो रिप्रोडक्शन करेगा वो एसेक्सुअल फॉर्म में करेगा, और इसके बाद सबसे जो मेन इसके जो जनन अंग हैं वो कहलाते हैं ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर जो मेड्यूसा बड हैं, ये गोनोफोर यानी कि जो जनन छिद्र है यहाँ से ये बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये मेल और फीमेल दोनों रूपों में इसके मेड्यूसा बाहर स्वतंत्र रूप से मुक्त प्लावी तैरने लगते हैं, यहाँ पे स्विमिंग करने लगते हैं। तो जब ये स्विमिंग करने के लिए ये अलग यहाँ से गोनोफोर से निकल के आ जाते हैं, तब इसकी कौन सी स्टेज चालू होती है? सेक्सुअल। तब यहाँ से इसकी लैंगिक जनन अवस्था चालू होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले परिवर्धन। परिवर्धन में क्या होगा कि एक ठोस गेंद के समान अवस्था बन जाएगी। यहाँ तक हमने देख लिया कि जो इसके ब्लास्टोस्टाइल थी, ब्लास्टोस्टाइल से मेड्यूसा बन गए, मेड्यूसा से ये मेल हो गया और ये फीमेल मेड्यूसा हो गया। ये दोनों मिलकर के जाइगोट बनाएंगे। इसका मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलकर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन से जब आगे की स्टेज होगी वो जाइगोट कहलाएगी। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये जाइगोट बन गया। एक ठोस गेंद के समान फिर अवस्था बन जाती है जिसे मोरुला अवस्था कहते हैं। इसके पश्चात ब्लास्टुला अवस्था है ये। इसमें कोशिकाओं की एक खोखली गेंद होती है जिसको ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। इसके बाद भ्रूण एक ठोस गैस्ट्रुला स्टेज में बन जाता है। इसके बाद गैस्ट्रुला लंबाई में बढ़ता है और इसकी बाहरी कोशिकाओं में पछमाव यानी कि सिलिया बन जाते हैं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बाहर आप, ये सिलिएटेड सिलिया बन जाते हैं, जिससे एक मुक्त प्लावी प्लेनुला लार्वा बन जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाली जो स्टेज है ये हमारी कहलाएगी प्लेनुला लार्वा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओबिलिया में कौन सा लार्वा पाया जाता है, तो ये प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। इसके बाद है जब प्लेनुला लार्वा बन जाएगा, फिर कुछ समय तक के सक्रिय मुक्त प्लावी जीवन के पश्चात यह लार्वा जल में नीचे डूब जाता है। ये जो प्लेनुला लार्वा है जल में नीचे डूब जाता है और अपने अगले सिरे द्वारा पत्थर, जलवासी पौधे या समुद्र के किसी ठोस पदार्थ पर चिपक जाता है, और फिर क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण करता है। अब लार्वा एक सामान्य पॉलिप या हाइड्रा के समान दिखने लगता है। अगली जो स्टेज है वो हाइड्रा के समान दिखाई देने लगती है। अतः इसे और क्या कहते हैं? हाइड्रोला स्टेज भी कहा जाता है, हाइड्रोला भी कहा जाता है। फिर हाइड्रोला धीरे धीरे अपने पितृ ओबिलिया कॉलोनी के समान एक नए शाखाधार कॉलोनी में बदल जाती है। इस प्रकार से एक नए ओबिलिया का निर्माण हो जाता है। ये रहा पूरा इसका लाइफ साइकिल। एक बार और समझ लीजिए।
देखिए, सबसे पहले हमें समझने वाली इसमें एक ये चीज़ है कि जो ये वाला पार्ट है, ये कहलाएगा हमारा ये पार्ट जो है इसका ओबिलिया का, ये कहलाएगा हाइड्रैंथ कॉलोनी, और जिसमें ये मेड्यूसा बन रहे हैं ये कहलाएगा ब्लास्टोस्टाइल। तो जो इसके ब्लास्टोस्टाइल बन रहे हैं वो किस स्टेज में बन रहे हैं? एसेक्सुअल स्टेज में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ब्लास्टोस्टाइल जो भी हैं इसके, ये जनन अंग बन रहे हैं एसेक्सुअल स्टेज के द्वारा। और जब ये मुक्त प्लावी होकर के यहाँ से बाहर पानी में तैरने लगते हैं तो जो इसके मेल और फीमेल मेड्यूसा हैं वो दोनों फिर जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई कॉलोनी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद है इसमें पीढ़ियों का एकांतरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों के एकांतरण को एक ऐसी परिघटना की भांति परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जीव के जीवन वृत्त में एक द्विगुणित यानी डिप्लॉइड अलैंगिक प्रावस्था, डिप्लॉइड एसेक्सुअल फेज, और दूसरी जो अवस्था है वो अगुणित लैंगिक प्रावस्था यानी कि हैप्लॉइड सेक्सुअल फेज नियमित रूप से एक के बाद एक दूसरी आती रहती है। अतः लाइफ साइकिल में यह दोनों पीढ़ियां नियमित रूप से एकांतरित होती रहती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, इसमें पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।